नमस्कार। पॉकेट बुक जोन में आपका स्वागत है। आज हम मन की एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जिसके बारे में शायद हम रोज सोचते भी नहीं हैं। एक किताब है 100 साल से भी ज्यादा पुरानी, लेकिन आज भी गजब की रेलेवेंट है। हम बात कर रहे हैं एमाइल कुए की 1922 की क्लासिक सेल्फ मास्टरी थ्रू कॉन्शियस ऑटो सजेशन। कई लोग इसे मानते हैं कि ये जो आजकल सेल्फ हेल्प इतना चलता है ना, उसकी शायद नींव इसी किताब ने रखी। हाँ बिल्कुल। कुएं का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा साधा पर गहरा था। वो कहते थे कि हमारा दिमाग समझ लीजिए दो हिस्सों में काम करता है। एक चेतन मन, जिसे उन्होंने विल यानी इच्छा शक्ति कहा, और दूसरा है अवचेतन मन, जिसे वे इमेजिनेशन या कल्पना कहते थे। अच्छा। और मजे की बात यह है, उनका मानना था कि जब विल और इमेजिनेशन में टकराव हो, मतलब आप चाहें कुछ और कल्पना कुछ और कर रही हो, तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। हमेशा? ये तो बड़ी बात है। हाँ। तो आज की इस गहरी बातचीत का मकसद क्या है? हम कुएं के इस ऑटो सजेशन या जिसे कहें आत्म सुझाव, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये काम कैसे करता है, क्या लॉजिक था इसके पीछे, और सबसे जरूरी 100 साल बाद क्या आज का विज्ञान इसके बारे में कुछ कहता है। हाँ, हमने इस किताब के मेन आइडियाज निकाले हैं और कुछ लेटेस्ट रिसर्च भी देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मनियंत्रण की ये दिलचस्प यात्रा। ठीक है, तो इसे खोलते हैं जरा। कुएं ने दिमाग को कैसे देखा? एक तरह की मशीनरी। हाँ, कुछ ऐसा ही। उनका कहना था कि हमारा चेतन मन, हमारी विल पावर, वो अवचेतन को निर्देश दे तो सकती है, लेकिन अवचेतन मन असल में चलता है कल्पना से। उसकी भाषा ही कल्पना है। और हमारी इच्छा शक्ति वो अक्सर कल्पना के सामने कमजोर पड़ जाती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सोचिए, कभी कभी सिर्फ किसी बीमारी के डर से ही तबीयत खराब लगने लगती है ना। हाँ, होता है। कुएं कहते हैं ये कल्पना ही ताकत है। आपकी इच्छा नहीं है बीमार पड़ने की, पर कल्पना वो डर पैदा कर रही है। और इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये 1920 का फ्रांस है। कुएं असल में एक फार्मासिस्ट थे जो बाद में साइकोथेरेपी की तरफ मुड़े, और वो हिप्नोसिस से, खासकर नैन्सी स्कूल ऑफ हिप्नोसिस से काफी प्रभावित थे। उनका एक मशहूर सिद्धांत था लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। मतलब जब इच्छा और कल्पना उल्टी दिशा में हो, तो आप जितना जोर इच्छा से लगाओगे, नतीजा उतना ही उल्टा मिलेगा, क्योंकि कल्पना और हावी हो जाती है। और उनका एक मूल नियम था, इंसान वही करता है जिसकी वो कल्पना करता है। तो उनका तर्क यहीं से शुरू हुआ। अगर नेगेटिव कल्पना हमें बीमार या फेल कर सकती है, तो पॉजिटिव कल्पना हमें ठीक और सफल भी बना सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ चाहने की बात नहीं, बल्कि अपनी कल्पना को सही दिशा देने की बात थी, सचेत रूप से। ये वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। कुएं ने इच्छा शक्ति और कल्पना के संघर्ष को समझाने के लिए किताब में कई उदाहरण दिए हैं ना। हाँ, बहुत सारे। एक आम उदाहरण जो अक्सर दिया जाता है वो सिगरेट वाला। कोई सोचता है मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। ये हुई उसकी इच्छा शक्ति, उसका इरादा। हाँ। लेकिन उसी वक्त उसकी कल्पना उसे सिगरेट पीने के मजे याद दिलाती है, या वो तलब महसूस कराती है। बस एक कश। और नतीजा? कुएं के हिसाब से कल्पना जीत जाती है और वो फिर पी लेता है। ये संघर्ष सिर्फ आदतों तक नहीं है। बिल्कुल। कुएं का तो ये भी मानना था कि यही जो अंदरूनी लड़ाई है, विल बनाम इमेजिनेशन, ये सिर्फ बुरी आदतों की जड़ नहीं, बल्कि कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों की वजह भी हो सकती है। हाँ, जैसे लगातार चिंता करना, वो एक तरह की नकारात्मक कल्पना ही तो है। सही बात है, लेकिन कोई सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुके, उन्होंने इसका हल भी दिया। एग्जैक्टली। समाधान क्या था? चेतन मन से जानबूझकर पॉजिटिव सुझावों को अवचेतन मन में डालना, धीरे धीरे, ताकि अवचेतन की प्रोग्रामिंग बदल जाए। और ये सिर्फ थियोरी नहीं थी, उन्होंने इसे आजमाया भी। हाँ बिल्कुल, अपने नैन्सी क्लिनिक में हजारों लोगों पर वो मरीजों को सिखाते थे कि खुद को बार बार पॉजिटिव सुझाव दें, जैसे तुम्हारा दर्द कम हो रहा है, या तुम दिन ब दिन बेहतर महसूस कर रहे हो। और इसके नतीजे कैसे थे? देखिए, अब उस समय के हिसाब से जो दावे किए गए वो तो चौंकाने वाले थे। कहा जाता है कि लोगों को उन तकलीफों से भी राहत मिली जहां दवाएं शायद उतनी कारगर नहीं थीं। गठिया, अस्थमा, पाचन की समस्याएं, यहाँ तक कि लकवा, और कुछ मामलों में तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी सुधार के दावे हैं उनकी क्लिनिक की कहानियों में। कैंसर भी? ये तो अविश्वसनीय लगता है आज। हाँ, अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि कुएं को अपनी विधि पर कितना गहरा विश्वास था। तो फिर सवाल ये है कि ये ऑटो सजेशन करते कैसे थे? क्या कोई मुश्किल तरीका था?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सबसे फेमस मंत्र शायद आपने सुना भी हो, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हाँ, सुना है। हर रोज हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। बिल्कुल। उनका सुझाव था कि इसे सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले दोहराया जाए। जब मन शांत हो, आधी नींद में हो, आंखें बंद करके बिना किसी जोर या टेंशन के हल्के से फुसफुसाते हुए करीब 20 बार। फुसफुसाते हुए क्यों? उनका मानना था कि फुसफुसाने से चेतन मन का जो तर्कवादी हिस्सा है ना, वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता, ज्यादा सवाल नहीं उठाता और सुझाव सीधे अवचेतन तक पहुंचता है। और वो इस पर बहुत जोर देते थे कि इसे रटना नहीं है, मैकेनिकल तरीके से नहीं बोलना है, अच्छा। बल्कि एक बच्चे जैसी सहजता और विश्वास के साथ महसूस करना है। और इस मुख्य मंत्र के अलावा खास समस्याओं के लिए भी सुझाव बना सकते थे? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा सिरदर्द जा रहा है या मुझे लोगों के सामने बोलने में अब डर नहीं लगता, जो भी दिक्कत हो उसके लिए पॉजिटिव सुझाव। और ये विधि उनकी क्लिनिक में काफी पॉपुलर हुई। बहुत ज्यादा। नैन्सी क्लिनिक में हजारों लोगों का इलाज किया और कहते हैं ज्यादातर मुफ्त में। एक और दिलचस्प बात उन्होंने नोट की कि ये तकनीक बच्चों पर ज्यादा आसानी से काम करती थी। बच्चों पर क्यों भरा? उनका अंदाजा था कि बच्चों की कल्पना शक्ति ज्यादा प्रबल होती है, वो लॉजिक कम लगाते हैं और सुझावों को आसानी से मान लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। वयस्कों के लिए उन्होंने पाया कि सुझाव देने से पहले थोड़ा रिलैक्स करना, शांत होना, वो ज्यादा फायदेमंद है। इससे चेतन मन का पहरेदार थोड़ा ढीला पड़ जाता है। समझ गया। तो इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता था कोई के हिसाब से? दायरा काफी बड़ा था। किताब में कई उदाहरण हैं। स्वास्थ्य में दर्द कम करना, पुरानी बीमारियों के लक्षणों को संभालना, यहाँ तक कि कुछ गंभीर मामलों में भी सहायक के तौर पर एक्जिमा, अस्थमा जैसी चीजों में सुधार के किस्से हैं। अंधेपन से उबरने जैसे दावे भी हैं, जो आज हमें शायद अतिशोक्ति लगे, पर उस समय का विश्वास दिखाते हैं। और आदतों को बदलने में भी। हाँ, जैसे शर्मीलापन, गुस्सा या कोई लत जैसे शराब या जुआ। आइडिया वही था, नेगेटिव कल्पना को पॉजिटिव सुझावों से रिप्लेस करना। और अब सफलता पाने के लिए भी, जैसे परीक्षा का डर या आत्मविश्वास। बिल्कुल, जहां भी नेगेटिव सोच या कल्पना रुकावट बन रही हो, वहां ऑटो सजेशन काम आ सकता था। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी था? कुएं ने कुछ कहा इस बारे में? उनका दावा था कि अगर इसे सही यानी पॉजिटिव तरीके से करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया। सुझाव हमेशा सच्चे, पॉजिटिव और आपके भले के लिए होने चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि अवचेतन मन अच्छे बुरे में भेद नहीं करता। अगर आप लगातार नेगेटिव या झूठे सुझाव देंगे तो वो भी सच हो सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने ग्रुप सेशंस की ताकत का भी जिक्र किया, मतलब समूह में मिलकर सुझाव देने से शायद ज्यादा असर होता हो। लेकिन कुएं यथार्थवादी भी थे, है ना? उन्होंने इसकी सीमाएं भी बताईं। हाँ बिल्कुल, वो हवाई किले नहीं बना रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि अगर कोई गंभीर शारीरिक समस्या है, जैसे हड्डी टूट गई है, तो पहले डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। ऑटो सजेशन एक सहायक चीज है, मुख्य इलाज का विकल्प नहीं। ठीक है, उनका विजन बड़ा था। वो चाहते थे हर व्यक्ति अपनी सेहत और मन की जिम्मेदारी खुद ले, अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करे, एक तरह से अपना डॉक्टर खुद बने। और उनका निचोड़, पूरी किताब का सार यही था, आत्मनियंत्रण मुमकिन है और आखिर में कल्पना ही दुनिया पर राज करती है। इमेजिनेशन रूल्स द वर्ल्ड। ये 1920 के दशक के हिसाब से तो वाकई क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। तो ये सब बातें तो हो गई 100 साल पुरानी। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा है या आज का विज्ञान भी इसमें कुछ दम देखता है? और जवाब है हाँ। आज का विज्ञान कुएं के विचारों को काफी हद तक सपोर्ट करता है और बड़े दिलचस्प तरीकों से। जिसे कुएं कॉन्शियस ऑटो सजेशन कहते थे, वो आज न्यूरोसाइंस और साइकोथेरेपी के कई सिद्धांतों से जुड़ता है, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता। एग्जैक्टली। और माइंडफुलनेस तकनीकें। कुएं शायद अनजाने में ही उन मानसिक प्रक्रियाओं पर काम कर रहे थे जिन्हें आज हम बेहतर समझ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, कुछ हालिया स्टडीज भी हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। और ये स्टडीज, जिन्हें हमारे स्रोतों में 100% प्रामाणिक बताया गया है, दिखाती हैं कि कुएं के विचार सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। जैसे एक 2024 की स्टडी है नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। अच्छा, क्या कहती है ये स्टडी? वो हिस्से जो हमारे सेल्फ थॉट और फोकस से जुड़े हैं।
एक्टिविटी में करीब 20% बदलाव देखा गया और लोगों ने कहा कि उनका स्ट्रेस कम हुआ। मतलब ये दिमागी लेवल पर असर डाल रहा है। वाह, तो ये सिर्फ मन का वहम नहीं, वाकई दिमाग में बदलाव ला सकता है। ऐसा ही लगता है। फिर एक और है 2025 का रिसर्च यूनी हॉले डिजिटेशन से। इसमें क्या मिला? इसने दिखाया कि ऑटो सजेशन से हमारी स्पर्श को महसूस करने की क्षमता, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव टच परसेप्शन, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक नई विधि से करीब 25% तक सुधार। स्पर्श की क्षमता सोच से, ये तो कमाल है ना? फिर एक 2021 का पीएमसी पेपर है। हाँ, ये कहता है कि ऑटो सजेशन हमें कॉग्निटिव कंट्रोल यानी अपने विचारों और भावनाओं को काबू करने में मदद कर सकता है राइट। और हमारी शारीरिक अवस्थाओं जैसे हार्ट रेट या स्ट्रेस हार्मोन्स पर भी पॉजिटिव असर डाल सकता है, करीब 30% तक। अच्छा, और 2023 का एक साइंस डायरेक्ट आर्टिकल हिप्नोथेरेपी में क्यूए के रोल को हाईलाइट करता है। कहता है कि सेल्फ हिप्नोसिस जो क्यूए के विचारों पर आधारित है, वो मेंटल हेल्थ को 35% तक सुधार सकता है। और आखिर में एक 2020 की स्टडी मीडियम रिसर्च ने इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे। पाया कि ये नेगेटिव लक्षणों के खिलाफ एक बफर की तरह काम कर सकता है, 15% तक कमी, और डिप्रेशन की प्रवृत्ति को भी कम कर सकता है। तो ये सारी रिसर्च मिलकर क्या बता रही हैं? यही कि क्यूए 100 साल पहले जिन चीजों की बात कर रहे थे वो महज संयोग या प्लेसिबो नहीं था, उनका एक वास्तविक मापने लायक वैज्ञानिक आधार हो सकता है। बिल्कुल, वो निश्चित रूप से आज की जो तकनीकें हैं, अफर्मेशंस, गाइडेड इमेजिनरी, एनएलपी, माइंडफुलनेस, इन सब के अग्रदूत थे। हाँ, ये सब कहीं ना कहीं विचार और कल्पना की शक्ति का ही तो इस्तेमाल करती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एमाइल क्वे की ये किताब सेल्फ मास्टरी हमें एक बहुत ही बुनियादी पर शक्तिशाली सबक सिखाती है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं है, वो हमारी भावनाओं, हमारे शरीर और हमारी बाहरी रियलिटी को भी आकार दे सकते हैं। एकदम। कुएं का संदेश सीधा है। अगर हम सचेत होकर लगातार पॉजिटिव आत्म सुझाव दें तो हम अपने जीवन के कई पहलुओं पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। और आज के समय में जहां तनाव, चिंता, नेगेटिव सोच ये सब इतना आम है, वहां कुएं की ये सरल तकनीक एक बहुत ही उपयोगी टूल हो सकती है। ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये सेल्फ हेल्प लिटरेचर की क्लासिक है जिसने न जाने कितनी मॉडर्न तकनीकों को प्रेरणा दी है। इसका जो मूल विचार है कि हमारा मन सिर्फ समस्याओं का गढ़ नहीं, समाधान का भी शक्तिशाली स्रोत है, वो आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये हमें इसे आजमाने के लिए प्रेरित करता है। तो एमाइल क्वे की सेल्फ मास्टरी हमें याद दिलाती है कि हमारा दिमाग अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। ये 100 साल पुरानी किताब आज भी प्रेरणा का एक जीवन स्रोत है। और ये एक विचार छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कोई रोज जानबूझकर, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपनी कल्पना को पॉजिटिव दिशा दे, अपनी सेहत के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, अपनी शांति के बारे में अच्छा सोचे, तो लंबे समय में उसके रोजमर्रा के अनुभवों पर, उसके लक्ष्यों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हाँ, ये एक प्रयोग है जिसे हर कोई खुद करके देख सकता है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि अगर कोई इस किताब को खुद पढ़ना चाहे तो ये आसानी से मिल सकती है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। तो जैसा आपने बताया, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पर मुफ्त में उपलब्ध है, HTML, EPUB, Kindle, सब फॉर्मेट में। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो पॉकेट बुक जोन पर मन की शक्ति पर हुई इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर सुनने वालों का कोई पसंदीदा अफर्मेशन है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और ये भी बताएं कि अगली बार किस किताब पर ऐसी गहरी बातचीत सुनना चाहेंगे। इस चर्चा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।